अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी, लेकिन इश्यूज़ जो हैं वो इतने सारे हैं जिन पर बात करनी थी कि वो अधूरे हैं। और आज कोशिश करूँगा कि जो मेजर्स हैं उनको कवर करें एक बार फिर से। और उससे पहले मैं कुछ लोगों की बातों का जवाब दे दूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि यार वो अताउर रहमान और राशिद लतीफ़ साहब का क्या प्रॉब्लम है, उस पर बात की जाए। तो मेरा ख़्याल से यार जब अताउर रहमान आए तो वसीम अकरम पर इल्ज़ाम लगाना और सलीम मलिक की बहाली क्रिकेट में, ये उनका मेन जो पॉइंट था वो ये था। अब यकीनी तौर पर अगर राशिद लतीफ़ साहब ने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर, जो मेरी इत्तलात हैं, अपनी राय का इजहार कर दिया कि यार गले मुर्दे उखाड़ लिए इन्होंने और अच्छी बात नहीं है, तो आई थिंक कि फिर उन्होंने अपनी तोपों का रुख अताउर रहमान ने ख़बरों में इन रहने के लिए राशिद लतीफ़ की तरफ कर दिया। उन पर इल्ज़ामात लगाएं। यार आप सबको पता ही होगा, वो कहते हैं कि राशिद लतीफ़ जो है वो मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, ये पता है, जिनसे पैसे लिए हैं राशिद लतीफ़ ने। और हमारी जितनी इत्तलात हैं या हमारी जितनी नॉलेज है, जितनी मालूमात है, तो राशिद लतीफ़ उन नामों में ज़रूर हैं कि जिन्होंने फ़िक्सिंग के ख़िलाफ़ हमेशा से आवाज़ बुलंद की माजी में। तो मेरी तो यार यही नॉलेज है। इससे आगे अगर मुझे कुछ मालूम चला मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूंगा। लेकिन आई थिंक कि अताउर रहमान की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैसे ही नहीं थी, और वो उसे इन्हेंस करने के चक्कर में निकले थे। लेकिन आई थिंक कि वो डे बाय डे डैमेज हुई जब उन्होंने वसीम अकरम पर इल्ज़ामात की बौछार लगाई। और वो 10-12 प्रोग्रामों में तकरीबन एक ही बात करते रहे, एक ही बात करते रहे। और एक ही बात जब आप करते हैं तो समझ में ये आता है कि आपके पास इससे आगे कोई बात नहीं है। अगर आप कोई किसी के ख़िलाफ़ किसी को कल्प्रिट समझते हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स का आप हक़ रखते हैं, आप करें या आप किसी के थ्रू करवाएं, तो भाई फिर आपके पास एविडेंसेस काफ़ी होने चाहिए ना, शवाहिद जिन्हें हम कहते हैं। तो शवाहिद की बेस पर ही काम चलता है। और अब वो कहते हैं कि टेप रिकॉर्ड कर लेते थे राशिद लतीफ़ और ब्लैकमेल करते थे प्लेयर्स को, और उनके साथ फिर वो उन्होंने आई थिंक के एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स का बड़ा नाम है, उनको भी हाईलाइट किया है अपने किसी प्रोग्राम में, एक शो कर कर। तो बहरहाल एंड ऑफ द डे जो मेन कहानी है या मेन मुद्दा है वो ये है कि अताउर रहमान को मीडिया में जगह दी गई ख़बरें बनाने के लिए। मैं आपको लास्ट प्रोग्राम में याद है ना, मैं मैच से हटकर क्या बता रहा था, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा था कि यार ये बाबर आजम फेबुलस 5 में है, 4 में है, रूट को इससे बाहर निकाल दो। ये पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कहीं भी हो, ये रिवायात हैं भाई, ये तरीका है। ये हमें और आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, लेकिन इससे पूरा सिस्टम घूम रहा है, सबकी दुकान चल रही है और सबका रोटी रोज़गार चल रहा है, ये समझ लो आप। तो रोज़ी रोटी के लिए करना पड़ता है ये, और सब जानते हैं, जो क्रिकेट से अवेयर हैं या फेमिलियर हैं वो जानते हैं कि भाई अभी वो कहाँ स्टैंड कर रहा है एज अ प्लेयर। तो कमिंग बैक टू दी फर्स्ट स्टोरी, कि मैं उसको बस कंक्लूड करना चाहता हूँ विद इन कपल ऑफ मिनट्स और सो, कि यार राशिद लतीफ़ फॉर्मर कैप्टन थे पाकिस्तान के, और जो एक आम सर्कल्स में राय है या एक आम इंसान से आप पूछें कि यार राशिद लतीफ़ बहुत ज़्यादा क्रिकेट क्यों नहीं खेले, तो इसका एक डिप्लोमेटिक आंसर है, वो हमेशा से है कि मोइन ख़ान भी हमारे बड़े भाई हैं, कि मोइन ख़ान और राशिद लतीफ़ दोनों एक एरा में आए और फिर दोनों में कंपटीशन रहा। कभी राशिद भाई आ जाते थे, कभी मोइन भाई आ जाते थे। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक आंसर है और ये सच भी है। एक टीम में दोनों भी खेले, एक जो है वो बहैसियत बैट्समैन खेला और एक जो है वो विकेट कीपर बैटर खेला। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि जब आप बिल्कुल सीधी लाइन पे बात करते हैं कि वो थोड़ी सी और क्रिकेट क्यों नहीं खेले, तो उसकी फिर उसका जवाब सीधा सा ये होता है, वो घुमा फिरा कर नहीं देना चाहिए, कि शायद उनकी उस वक्त जो टीम में ग्रुपिंग थी वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं थे जो रूल कर रहा था। वो उस वक्त उस ग्रुप का पार्ट नहीं थे, या उन्होंने जो है वो फिक्सिंग के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ बुलंद कर दी थी, तो जिसका ख़मियाज़ा वो भुगतते चले आए। जो सच है मैं सच्ची बात करता हूँ, और वो जो व्यूज़ की बातें हैं वो मैं ओवरऑल सबकी कर देता हूँ कि यार आप आज कुछ कह रहे हैं और कल कुछ कह रहे हैं। लेकिन यार ये बहुत बड़ा इशू है, और ये जो अताउर रहमान साहब के इल्ज़ामात हैं, यकीनी तौर पर मुझे नहीं पता, आई थिंक कि ना मैं उस तरह से वाकिफ़ हूँ राशिद लतीफ़ साहब से कि मैं उनकी सोच समझ सकूँ कि यार वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल वो इनके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे, क्योंकि वो माजी में ये कानूनी चक्करों को देख चुके हैं कि इसमें यार आपके अपने दामन पर भी कीचड़ आते हैं। आई थिंक कि हम छोटे हैं, हम मशवरा दे सकते हैं, हमारी तो खैर वो सुने, हमारी बात तो पहुँचेगी भी नहीं,
कि मेरा ख्याल से इग्नोर करना चाहिए, राशिद लतीफ़ साहब को इग्नोर करना चाहिए। 2-4 जगह वो और ऐसा कुछ बोलेंगे। हाँ, अगर वो मज़ीद कोई संगीन बात करते हैं तो उसके बाद आप यकीनी तौर पर फिर एक्शन लें, और लें फिर आप भी सामने आएँ, क्योंकि आपका नाम वो नहीं है जो नाम वो पहले ले रहे थे। आपका वो नाम है कि सब समझते हैं कि आप जो है वो फिक्सिंग के ख़िलाफ़ सबसे पहले उठने वाले प्लेयर थे। तो ये आई थिंक कि गलत हो जाएगा, ये ब्लैकमेलिंग वाले इल्ज़ामात और दीगर इल्ज़ामात। तो बहरहाल आगे चलते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट पर आते हैं, सेकंड टेस्ट मैच में आते हैं। साउथहैम्पटन में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? बेन स्टोक्स नहीं होगा, जेम्स एंडरसन नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि बेन स्टोक्स नहीं होगा, जेम्स एंडरसन नहीं होगा। तो भाई पहले तो आप सब ये जान लें कि जेम्स एंडरसन अपने पोटेंशियल पर जाकर, या वो अब उम्र के जिस हिस्से में है वो वैसी बॉलिंग नहीं कर रहा कि जो उसको जेम्स एंडरसन बनाती थी। यकीनी तौर पर हर उरूज को ज़वाल है, उम्र हो गई है 37-38 साल। तो 2 साल खेलने का अहद ज़रूर करते हैं, हिम्मत जुटाते हैं, कहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आई थिंक कि वही बात करूँगा कि इंग्लिश टीम भी जेम्स एंडरसन के घर की टीम नहीं है, कि जब तक वो चाहें वो खेलेंगे। यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, फेवर दिया जाता है, तजुर्बे की बुनियाद पर 600 विकेटों के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो बात यह है कि स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन जब एक टीम में खेलते हैं तो कभी कभी अब आपको ये फीलिंग आती है कि यार ये दोनों खेल रहे हैं तो प्रॉब्लम है, कहीं ना ऐसे स्पेल्स नहीं आ रहे जैसे कि माजी में आया करते थे। एक वो जो कहते हैं ना यंग लेग्स, या वो जो एक कहते हैं कि ब्रूटल, उस तरह की ब्रूटैलिटी नज़र नहीं आती आपको। और मैं तो अगर सच पूछें तो इसलिए शॉक हूँ कि पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में जिस तरह से इनिशिएटिव लूज़ किया, जो भी प्लेयर हो, एक का नाम नहीं लेते, सब के सब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आई थिंक कि बड़ा ही बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग मैंने इससे कमज़ोर देखी नहीं है 8-10 सालों में किसी टेस्ट मैच में, जितनी कमज़ोर बॉलिंग में इस वक्त इंग्लैंड की देख रहा था। स्पेशली कि बेन स्टोक्स पूरी तरह फिट नहीं थे और वो बॉलिंग कराना भी नहीं चाहते थे। बाद अज़ा उन्होंने कराई बॉलिंग, दूसरी इनिंग में उनको यूटिलाइज़ किया गया। तो अब अगर आप आ जाएं एक और बात पर कि पाकिस्तान में क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, तो यार बात यह है कि एक बात सुनने में आ रही है सुनगुन के यार इमामुल हक को चांस दिया जा सकता है, लेकिन क्यों, किस कॉस्ट पर चांस दोगे? यकीनी तौर पर फिर सवाल का जवाब सीधा सीधा आबिद अली की सूरत में निकलता है। आबिद अली का अकेले का क्या कसूर है? फ्लॉप तो आपका कप्तान भी हो रहा है वन डाउन पोजीशन पर, जिसका नाम है अज़हर अली। क्या वो कप्तान है? उसकी कप्तानी पर भी तनकीद हो रही है, उससे तो बिल्कुल ही नहीं खेला जा रहा, उसका तो बॉडी वेट ही नहीं आ रहा, वो शेप ही नहीं नज़र आ रहा। वो पहले से ही इरादा कर लेता है, फिर यूँ आके आके खड़ा हो जाता है, शफल कर जाता है, क्रॉस आ जाता है। तो समझ में ये आता है कि भाई इनके फेवरेटिज़म वाले जो मामलात हैं, अगर इमाम खेला तो वो अया हो जाएंगे। मैं अगेन फिर कहूँगा कि आबिद अली से कोई रिश्तेदारी और कोई दोस्ती भी नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा उससे जान पहचान भी नहीं है। लेकिन फिर परेशानी की बात यह है कि हु इज़ आबिद अली? आबिद अली वो टैलेंटेड प्लेयर है जो आया और उसने अपना पोटेंशियल शो किया है। मैंने कहा कि थोड़ा सा माइनर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है इंग्लैंड में, तो वो ज़रूरत आबिद अली साहब को भी है कि वो करें। आबिद को ड्रॉप करोगे तो फिर सवाल बहुत जन्म लेंगे। शान मसूद ने यकीनी तौर पर उससे कुदरत ने रन्स करवा दिए हैं, और बड़े रन्स करवा दिए हैं, जितने भी चांसेस उन्हें मिले थे उसके अगेंस्ट। तो अब आप आबिद अली को ड्रॉप करेंगे। फवाद आलम का रास्ता रोकने के लिए वो आपने शादाब खान से 45-46 रन्स करवाए हैं, बुरी नीयत का सबूत है। वरना मिसबाउल हक, जो मैं कहता हूँ मिसबाइज़म, तो वो मिसबाइज़म में तो कभी भी जो है वो 5 बॉलर खेलते ही नहीं थे। तो ये मिसबाउल हक ने 5वां बॉलर खिला कैसे लिया बतौर हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम? और शान मसूद यकीनी तौर पर चांसेस मिले, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो थोड़ी सी चांसलेस बैटिंग करेंगे, क्योंकि यूनिस खान, हर कोई किसी न किसी से इंस्पायर है। यूनिस खान के साथ कोलंबो में उन्होंने टेस्ट मैच जितवाया था अगेंस्ट श्रीलंका, बड़ी रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी और रिकॉर्ड चेस था वो। आई थिंक 373 करने थे, ऊपर से भी 2 विकेट्स गिर गई थी। यूनिस खान और शान मसूद खड़े हो गए थे, बड़ी लंबी पार्टनरशिप थी, दोनों ने सेंचुरीज की थी। और फिर शान आउट हुआ तो यूनिस भाई ने तो लंबी इनिंग खेली थी, बड़े रन्स किए थे और शायद जितवा कर ही बाहर आए थे। तो ये थोड़ी सी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं शान मसूद के लिए यूनिस खान। और क्यों ना हो यार, मतलब पाकिस्तान की तरफ से 10,000 क्लब में जाने वाले आलमी सर्किट में पहले प्लेयर। तो बात यह है कि आपने यूनिस खान जैसे लोगों को लाए आगे और उनसे बात की, उन्हें बैटिंग कोच बनाया। दिन रातों रात छड़ी तो है नहीं उस बेचारे के पास, वो मेहनत करना सिखाएगा। वो गॉड गिफ्टेड नहीं थे उस तरह से लाइक इंज़मामुल हक और मोहम्मद यूसुफ, लेकिन वो इतने शदीद मेहनती थे कि उन्होंने अपनी मेहनत से तकदीर बदल दी।
यानी कि वो एक एवरेज प्लेयर से एक बड़े प्लेयर में कन्वर्ट हो गए, अपने हार्ड वर्क से, डिटर्मिनेशन से, गेम को इज्जत देते रहे, आखिर तक पैड साफ़ करते रहे, बल्ला साफ़ करते रहे और प्रैक्टिस करते रहे, ट्रेनिंग करते रहे, कभी भी ख़ुद को गेम से बड़ा तसव्वुर नहीं किया। और ही वॉज ऑल्सो हार्ड डन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एजाज़ भट्ट। और ये हम सब जानते हैं कि वहाँ उनकी काफ़ी क्रिकेट मिस हुई, वहाँ उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी शेक हुआ। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 100 कर गए थे, उसके बाद से वनडे क्रिकेट में उनका 100 नहीं आया, क्योंकि ये बातें हमेशा उनके साथ चलती रहीं कि इज़ ही फिट इनफ टू प्ले ODI क्रिकेट और लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट। अब समझ में नहीं आता कि वो यूनिस खान जो 2007 में T20 वर्ल्ड कप में जाते हैं और अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं अंडर द कैप्टनशिप ऑफ शुएब मलिक, श्रीलंका के ख़िलाफ़ अच्छी बैटिंग करते हैं, एक दो और छोटी कैमियोज़ खेलते हैं, लेकिन पूरी तरह से अच्छा नहीं खेलते, फेल भी होते हैं काफ़ी मैचेस में। तो क्या वो यूनिस खान जो T20 के लिए भी कंसीडर हो जाता था, उसके गेम में ऑल ऑफ द सडन ऐसी कौन सी बुराई आ गई कि वो अब वनडे क्रिकेट के लिए भी कंसीडर नहीं होगा? इसी दबाव के साथ वो खेलते रहे। 2015 का वर्ल्ड कप था, आपका सीनियर मोस्ट प्लेयर था यूनिस खान, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ UAE की ही कंडीशंस हो जाए, लेकिन वहाँ रन्स करके गया था। आपने इतना इनडिसिप्लिन आपने उसमें दिखाया। ये तो एक टेस्ट मैच है ना बॉस, टेस्ट क्रिकेट में छोटी नहीं समझता। ये वर्ल्ड कप में ये ग्रुप, ये वकार और मिसबा का यही बगैरतियाँ करता रहता माजरत के साथ। मैं माजरत के साथ इसलिए कहता हूँ कि भाई मुझे कोई किसी के नाम से डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार बस बहुत हो गई है। मैं तो सच बोलूँगा, मेरे पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, मतलब इन्होंने इतनी बगैरती की कि ये उमर अकमल से कीपिंग करवाते रहे। वो नेचुरल कीपर नहीं था, उसके घर में 2 कीपर ज़रूर थे, अदनान अकमल और कामरान अकमल, लेकिन वो नेचुरल बॉर्न कीपर कभी भी नहीं था। वो झुकता भी सही नहीं था, वो गेंद के साथ प्रॉपर नहीं उठता था, बड़े कैचेस छूटे। इन्होंने मतलब वर्ल्ड कप दांव पर लगवा दिया इस बुग़्ज़ में कि मैं सरफराज को नहीं खिलाऊंगा। भाई सरफराज की बात इसलिए आती है कि अगर सरफराज की जगह कोई और होता, मैं उसकी बात कर रहा होता। प्रॉपर कीपर मौजूद था। ये नासिर जमशेद की बांसुरी बजाते रहे, उस फिक्सर की, जो फिक्सर साबित हुआ सा बेगैरत फिक्सर है। आपको देखा ना आपने कैसे उसे सजा हुई, उस बेगैरत पर इन्होंने हाथ रखा। तो कौन इनसे ये सवाल करेगा कि क्यों वकार यूनिस इतना करीब आ जाते हैं इस किस्म के ही प्लेयर्स के हमेशा। और सरफराज जैसे ईमानदार प्लेयर्स का फ्यूचर क्या होता है? इस वक्त क्रिकेट को सबसे ज़्यादा शफाफियत की ज़रूरत है। अगर आप किसी और बात पर इज़्ज़त नहीं करते तो आप इस बात पर इज़्ज़त करें कि वो ICC की मदद कर चुका है, और ICC ने उसके लिए बयान दिए हैं बड़े बड़े कि यार वो बहुत ईमानदार क्रिकेटर है, ग्रैम क्रीमर और सरफराज अहमद। तो कहने की बात यह है कि मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट मैच है, मैं टेस्ट मैच पे बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे, आप लोग उनके एनालिसिस सुन सकते हैं। फ़ला को ले लो। मेरा मसला कुछ और है भाई। अब मेरा मसला ये है कि मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूँगा। जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाए, अभी खुशियाँ हो जाएंगी, शादियाने बचेंगे, 1-1 हो गया। अभी लोग बातें कर रहे हैं यार स्टोक्स नहीं है, एंडरसन नहीं है। भाई स्टोक्स ने किया क्या था इस टेस्ट मैच में? स्टोक्स ने तो कुछ किया ही नहीं। आप इस बात से क्यों नहीं डर रहे कि स्टोक्स को जो रिप्लेस करेगा वो दोनों हाथों से अपना ये मौका ग्रैब कर सकता है, वो इंग्लैंड की टीम में अपनी जगह बना सकता है। अच्छे प्लेयर ऐसे ही आते हैं ऑल ऑफ द सडन। अभी ये जो ओपनर्स हैं ये लोगों को पसंद नहीं आ रहे, इनकी टेक्निक भी बहुत अच्छी नहीं है। सिबली फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू रोरी बंस, बहुत ही पैथेटिक टेक्निक है उसकी। भाई हो सकता है वो 100 कर दे, 150 कर दे, तो रन्स तो लोग कर लेते हैं ना, विल पावर होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन टेस्ट का मटेरियल नहीं है बॉस वो। तो बात यह है कि इसी तरह कोई ऐसा प्लेयर हो जो प्रूव करे, जेम्स टेलर टाइप चीज़ बैठी हुई हो इनके पास, वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि उसकी क्रिकेट पर फुल स्टॉप लग गया बीमारी से। लेकिन अगर कोई तगड़ा प्लेयर आ जाता है, अगर फ़र्ज़ कर लें कोई तगड़ा प्लेयर इंग्लैंड के रैंक्स में बैठा हुआ है और वो आ जाता है, एंटर हो जाता है, और वो आकर यहाँ पर सरप्राइज़ करता है पाकिस्तान को। देखा तो आपने इस लड़के को भी नहीं था ना, पहली इनिंग में खड़ा हो गया था, क्या नाम है उसका अभी मैं बताता हूँ। वो सबसे अच्छा, पोटेंशियली सबसे बेहतर प्लेयर है इन सब में, वो ओली पोप। तो पोप की तरह अगर वो खड़ा हो जाता है तो फिर आप क्या कर लेंगे? जेम्स एंडरसन को कौन रिप्लेस करेगा? क्या पता भाई वो पूरा जोर लगा दे, दमखम लगा दे ख़ुद को अपनी प्लेस को बरकरार रखने के लिए टीम में कि यार मुझे ये वाहिद मौका मिल गया एक सीनियर प्रो की गैर मौजूदगी में। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई 50 कर दे, कोई 100 कर दे, खुशी की बात क्या है? आबिद अली रन्स करे, एक ऐसा लड़का है जो किसी सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ बेचारा, उसका रास्ता बड़ा रोका गया, अपने नेचुरल टैलेंट पर आ गया। अगर वो खेलता है, अगर वो खेला तो ये तो तय है कि फिर वो अगर दूसरे टेस्ट में भी इसी तरह की कारकर्दगी हो रही उसकी, तो तीसरे में तो वो पक्का बैठेगा बॉस। और इन लोगों से कोई बात नहीं, ये अपने फेवरेट्स को लंबा खिलाते हैं,
उनकी खिदमात ऐसे गिनवाते हैं। अब मिसबाह हक अज़हर अली के लिए अभी भी कितने सॉफ्ट हैं। क्यों सॉफ्ट हैं? क्योंकि अज़हर अली से उनका तय हुआ है ये कि भाई आप मेरा एहतराम रखेंगे, आप मुझे कप्तान रखेंगे, कुछ तय हुआ है पीछे कि आप मुझे पूरा मौका देंगे। भाई आपको बतौर कप्तान रिजेक्ट कर दिया पूरी दुनिया की क्रिकेट ने, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ने, क्रिकेट खेले हुए लोगों ने आपको बतौर कप्तान हंसे लोग। अच्छा मैं हैरान ये हूँ, लेकिन यकीन जानिए, बिलीव मी, खुदा की कसम, अगर इस वक्त सरफराज अहमद कप्तान होता और इस तरह की कप्तानी वो कर जाता, सुबह शाम टीवी पर आप हार का लफ्ज़ नहीं सुनते, सरफराज सरफराज। और ये जो लोग हैं जो अज़हर अली के लिए बड़े सॉफ्ट बातें करते हैं, और इनमें से कुछ लोगों ने इस एक्ट को गलत भी करार दिया। मैं ज़रा आपको इनके भी कच्चे चिट्टे खोल कर बताता हूँ। ये बैठकर टीवी पर और इधर उधर जहाँ भी इनके पास जगह होती है, ये कह रहे हैं कि वो फॉर्मर कैप्टन, चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाने वाले, क्या है ठीक नहीं है। इन्होंने क्या ज़बान यूज़ की थी सरफराज अहमद के लिए? इन्होंने किस तरह की घटिया ज़बान यूज़ की थी सरफराज अहमद के लिए? ये भूल गए कुछ टाइम पहले? तो बात ये है, ये सब मौका परस्त लोग हैं, तेज़ लोग हैं, ये जानते हैं कि हमें किस तरह से कब बिहेव करना है। इन्हें मालूम है कि अब तो उसका काम उतर गया, हमने भी बैठ बैठ कर उतार दिया, अब वो बैठ गया। रमीज़ राजा ने, मैंने सुना है, मैंने प्रोग्राम नहीं देखा, लेकिन शायद उन्होंने अपने किसी प्लेटफॉर्म पर ये सजेस्ट किया है कि सरफराज को चाहिए वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले। तो रमीज़ राजा जो है, ये भी पाकिस्तान की क्रिकेट की किस्मत बनाते और बिगाड़ते रहे हैं माजी में। पहले ये बाहर से कोच रेकमेंड कर देते हैं, उस कमेटी और टीम में होते हैं, उसके बाद यही बैठकर उस कोच पर तनकीद करते हैं जब इन्हें दिखता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यही रमीज़ राजा हैं कि सरफराज अहमद जब नया नया परवान चढ़ा, चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, सब चीज़ें हुई, तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की। और फिर यही रमीज़ राजा हैं, मैं नहीं कहता भाई, मैं अगेन बार बार क्लियर कर देता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है कि तनवीर अहमद कहते हैं कि यार, तनवीर अहमद ने एक पाकिस्तान के टेलीविज़न पर निजी बैठकर ये बोला है, एक प्राइवेट चैनल पर, कि रमीज़ भाई ने मुझसे पूछा, जब मैंने ये अबू धाबी में 6 आउट किए पहले वहाँ टेस्ट में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार तू पंजाबी है तो तू वहाँ आके क्यों नहीं रहता, तू लाहौर शिफ्ट हो जा। तो ये तनवीर अहमद ने कहा। तो हम लोगों के लिए ये बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट होता है कि क्रिकेटर्स जो एम्बेसडर जो होते हैं, जिनकी ये बात होती है, जिनसे ये तवक्कात होती हैं कि ये तो दूसरे मुल्क जाएंगे तो उन दोनों ममालिक में ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, तो ये तो अपने ही मुल्क में शहरी सतह पर ताल्लुकात ख़राब करा दें भाई। ये तो इस तरह के लोग हैं। और फिर मैं हैरान हूँ, अभी ये जो सरफराज नवाज़ साहब का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने जो बयान दिया है, एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने इंकिशाफ किया कि ये सरफराज को दिखाया है और कराची के लोगों को दिखाया है। तो यार मतलब ये सारी शॉकिंग रिविलेशंस हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, टेस्ट क्रिकेट पर आप लोग कहेंगे लास्ट 2 मिनट्स टेस्ट पर बात कर लेता हूँ। देखें, इंग्लैंड की टीम को हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, जो उनका टेस्ट क्रिकेट का या वनडे का भी अब पोटेंशियल है, आई थिंक कि कोई उनके करीब नहीं आ पाए, स्पेशली इन इंग्लैंड, स्पेशली विद द ड्यूक बॉल। ये कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। जब जब पाकिस्तान जाता है तो मैं देखता हूँ एटलीस्ट फर्स्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान की लाइकिंग की जगह पर होता है, स्लोइश विकेट होती है या दरमियानी ऐसी विकेट होती है जो सूट करती है पाकिस्तान के स्टाइल ऑफ प्ले को। चाहे वो 2016 की मिसबाह की टीम ले लें, लॉर्ड्स में पाकिस्तान के लिए आइडियल विकेट थी, यासिर शाह ने 10 आउट किए थे, मिसबाह हक ने 100 कर दिया था। समझ जाएं अब कैसी विकेट होगी, मिसबाह हक का 100 है उधर, तो वहाँ पर पाकिस्तान टेस्ट जीत गया। उसके बाद आप आगे आ जाएँ तो फिर सरफराज गए, तो वो विकेट बहुत, अब अगेन लोग कहेंगे कि यार ये किस्मत की बात है, कि मैं इस गलत या किसी को फेवर नहीं करना चाहता, लेकिन जब सरफराज गया तो वो विकेट इतनी आसान नहीं थी। उस विकेट में मूवमेंट भी थी, सब कुछ था, बहुत ही तगड़ी सपोर्टिंग विकेट थी जिसे हम कहते हैं। लेकिन 2018 में सरफराज भी पहला टेस्ट इसलिए जीते कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन हाँ वो विकेट भी पाकिस्तान को सूट करती थी। लेकिन हाँ, सरफराज अहमद की जब आप कप्तानी देखेंगे, कंपेयर कर लें अगर अज़हर अली से, मैं ये नहीं चाहता सरफराज को कप्तान बना दें, वक्त गुजर गया, अब उन्हें आपने कप्तानी से हटा दिया। हम तो बात करते हैं रिस्पेक्ट की या उनके एस प्लेयर टीम में खेलने की। और मुझे तो, मेरी अगर आप दिल की बात पूछें तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुझे नहीं पता इंसानों की क्या मजबूरियाँ होती हैं। सरफराज क्रिकेटर है, उसका प्रोफेशन क्रिकेटर है, क्रिकेट है, तो वो यकीनी तौर पर उस बहुत सारी मजबूरियाँ कैरी करता होगा बेचारा। लेकिन अगर एज अ पर्सन मुझसे पूछें कि यार इस वक्त सरफराज क्या करे, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई तुम्हें इस तरह से इतनी इज्जत के बाद तुम्हारे साथ नारवा सलूक हो रहा है। अगर आप किसी फॉर्मेट में खेल भी गए तो अब आप विकेट कीपर बैटर हो, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, आप 1.5-2 साल की क्रिकेट होगी आपकी इंटरनेशनल, बाकी आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट और दीगर क्रिकेट है वो रहेगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अलावा आई थिंक सरफराज अहमद बाहर वार कहीं किसी जगह किसी फ्रेंचाइज में बिकेंगे नहीं, क्योंकि वो इतने शदीद किस्म के हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं हैं।
तो बात यह है कि एक सोच है सरफराज अहमद, एक सोच का नाम है, कप्तान बहुत बड़े हैं ये मैं बताता हूँ। और कोई क्रिकेट की समझ रखने वाला सही आदमी 1-on-1 अगर चाहे तो मुझसे डिबेट करे, मैं उसे बताता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किस कप्तान ने इस तरह से दिलेरी से फील्ड सेटिंग की है जो उसने चैम्पियंस ट्रॉफी में की। मैंने तो बड़े बड़े कप्तानों को 20 साल में ऐसी पोजीशंस लेते हुए नहीं देखा। यानी कि वो सिर्फ यही सोचता था कि ये बंदा आ गया, ये डेंजरस प्लेयर है, मैं इसे आउट करूँगा। और जब आपने उसकी वो किलर इंस्टिंक्ट ख़त्म की, उस पर मिकी आर्थर का प्रेशर, सिलेक्शन कमेटी का प्रेशर, उसकी मर्ज़ी का लड़का नहीं देना, उस पर लड़के थोप देना, नहीं इसे खिलाओ, फिर वही सीनियर्स जो मैं नहीं कहता, कुछ लोगों से सुना है, बड़े लोगों से, कि ये एक दो नाम तो वो हैं कि अगर ये नाराज़ हो जाएं तो ये तो बड़े बड़े ड्रेसिंग रूम ख़राब कर देते हैं, तो ये तो सरफराज वाला ड्रेसिंग रूम तो बहुत छोटा है। तो वो वाले सीनियर्स भी उसके साथ लगाए रखे। फिर ये है कि उसको कह दिया ये बॉलर तो तुम्हें रखना ही है। फिर मिकी 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 होता रहा। इंजमामुल हक बीच में नहीं गर्जे बरसे थे कि सरफराज एक्सेल कर रहा था, बतौर कप्तान उसको और मौका देते, फला देते, ये देते। तो भाई वो एक्सेल कर रहा था अगर बतौर कप्तान, तो तुम क्यों मिकी मिकी करते थे सिलेक्शन में? तो तुमने अपना भांजा खिलाना था, वो भतीजा, सॉरी मैं भी लोगों की तरह भांजा गलत बोलने लगा हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी भांजा भांजा करते हैं। भाई इंजमामुल हक साहब के भतीजे हैं इमामुल हक साहब, और वो टैलेंटेड बैट्समैन हैं, इसमें कोई शक नहीं। आए वो ज़रा गलत तरीके से टीम में, और काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस भी आई, टैलेंट है उसमें बैटिंग का, और खेलेगा वो क्रिकेट, आगे ज़रूर खेलेगा, अभी छोटा है। लेकिन उसके अलावा ये है कि आबिद अली ड्रॉप नहीं होना चाहिए बॉस। हाँ, अब फिर बात आएगी, पाकिस्तान की टीम का जो बैलेंस बिगड़ रहा है ना, वो बिगड़ रहा है नीचे। वो इसलिए बिगड़ रहा है कि असद शफीक नंबर 6 पर रिकॉर्ड पर्सन है, वो रिकॉर्ड्स हैं उसके, 9 सेंचुरीज़ हैं उसकी। आपने उसको जो है वो नंबर 6 से फिर 4 का बैट्समैन बनाया था, लेकिन यकीनी तौर पर अब गेम क्या चल रही है, मुझे ये बात सबसे पहले करनी थी यार। वो आप लोग मजबूर करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है, 5-6 मिनट राशिद भाई और अतौर रहमान वाली बात खा गई यार। चले बहरहाल 2 मिनट में करता हूँ बस फाइंड अप। ये है कहानी कि अज़हर अली ओपनिंग कर रहे थे, सरफराज की भी कप्तानी में 2018 में यहीं इंग्लैंड में ओपनिंग कर रहे थे, 50 भी किए थे, लेकिन वही फ्लॉ, वो जो अंदर आती हुई बॉल पे LBW हो रहे थे, उसी तरह के ख़तरात अभी भी हैं। बिल्कुल टेक्निक में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, ख़राब हो गई है और मज़ीद। तो वहाँ क्या हुआ कि अज़हर अली ये चाहते थे कि मैं 1 डाउन बैटिंग करूँ। हारिस सोहेल ऑस्ट्रेलिया में बने बली का बकरा, उसके बाद वो साइड लाइन हुए। फिर उन्हें इफ्तिखार को और फवाद आलम को रख लिया गया कि इनमें से जहां हम पर जिसका दबाव पड़ेगा नंबर 6 पे ले आएंगे। लेकिन फिर वो साइड लाइन हो गए, क्योंकि इफ्तिखार की टेस्ट क्रिकेट में एक्सेप्टेंस होगी नहीं होगी, हम पर बहुत तनकीद हो जाएगी। ये बड़े स्मार्ट लोग हैं जी, जीत हार से ज़्यादा ये ड्रामे सोचते हैं कि हमें जवाब क्या देने। इन्होंने 2015 का वर्ल्ड कप दाव पर लगा दिया यार इन्हीं बेशर्मियों में, वरना पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। अगर आप में से बहुत सारे लोग खुद कहते हैं कि अगर वो राहत अली कैच ले लेता शेन वॉटसन का, ख़त्म हो गया था गेम। नहीं था बॉस, वो उस तरह का मैच नहीं था कि मैक्सवेल आके 10 बॉलें भी टिकता वहाब रियाज के सामने। वहाब रियाज जैसा भी बॉलर था उस वक्त, जो अल्लाह का करम हो रहा था उस पर, जो उस वक्त उसकी स्पीड और जो फायर कर रहा था, वो नहीं हो पा रहा था मामला। तो वो मैक्सवेल का गेम ही नहीं था। दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया ने शेन वॉटसन के को प्रमोट किया था कि यार ये तजुर्बेकार है, यही बचा सकता है हमें, मैक्सवेल तो जाएगा और आएगा। वो इतने समझदार लोग हैं। पाकिस्तान वहाँ से भी जीत सकता था, और अगर बेशर्मियाँ ना होती तो फिर पूरा मैच और टूर्नामेंट में हो सकता आगे तक एक्सेल कर जाता। लेकिन नीयतों का मसला, मैं जो हमेशा कहता हूँ ना कि हम लोग का दारोमदार नीयतों पर है, तो वो नीयतें आपकी ख़राब हैं, नीयतों का मसला है। अब आप ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर दे, 1-1 हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ कि इंग्लैंड अपने फुल पोटेंशियल पर निकलती है। अज़हर अली का गेम ये था कि मुझे 1 डाउन कर दो। अज़हर अली 1 डाउन गए हैं, उसके वजह से पूरी बैटिंग लाइनअप को डिस्टर्ब किया गया। वो सिर्फ बतौर कप्तान पाकिस्तान को हट नहीं कर रहा, उसकी ख़राब फॉर्म हट नहीं कर रही, उसने पूरी बैटिंग ऑर्डर का बैलेंस भी अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब दे दिया। फिर बाबर आजम, जिसे चलो नंबर 5 पे टेस्ट में सेट किया था ना आपने, बचा रहे थे आप, तो आज भी नंबर 5 रखो भाई उसको। अब उसे यहाँ तो 1 डाउन आना चाहिए, वो चला गया नंबर 4 पर, जो पोजीशन असद शफीक को सूट करती है। अब असद शफीक ना नंबर 6 का प्लेयर रहा, ना वो नंबर 4 का प्लेयर रहा। क्यों? क्योंकि यही वो 2 जगह हैं जहाँ उसके बड़े रन आए भाई। वो ना, मतलब असद शफीक जैसे तजुर्बेकार प्लेयर को, एक तजुर्बेकार प्लेयर जो फ्लॉप है और एक प्लेयर के जिसकी वावा है, वो अच्छा परफॉर्मर है, 2-4 टेस्ट 5 टेस्ट के बाद वो एक जगह बड़े रन कर देता था, तो आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। ना वो 6 का है ना वो 4 का, उसको पता भी नहीं है कि वो अगले मैच में भी 5 पे बैटिंग करेगा या वो कहीं और चला जाएगा। तो असद शफीक का मैंने खुसूसन इस टेस्ट मैच में बिहेवियर देखा है, बहुत डाउन एंड आउट है, खामोश है,
साइलेंट है। 2018 की हाइलाइट्स देख रहा था मैं, क्या उछल रहा था वो कैच लेकर, क्या जेल था, गले लगाता था लोगों को, टीम का नायब कप्तान भी था। आपने को आप लोग तो कॉन्फिडेंस मारते हैं, इस टीम में असद शफीक का आप बुरा हाल करना चाह रहे हैं, ये तय है। और पाकिस्तान फवाद आलम को खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, मैं कोई तोता नहीं हूँ, फाल नहीं निकालता हूँ तोते की, क्रिकेट पर बात करता हूँ। खिला लेगा तो बड़ी मेहरबानी है, लेकिन फिर वही बात है कि फवाद आलम के लिए क्या वो क्राइटेरिया होगा कि फवाद अब हमने तुम्हें चांस दे दिया, यही 4 इनिंग्स नहीं है, हम तुम्हें आने वाले 5 टेस्ट खिलाएंगे, तुम परफॉर्म करो। अच्छा, फवाद जैसे लोगों से आप ये बात कैसे कर सकते हैं? वो तो है ही परफॉर्मर, वो बगैर परफॉर्मेंस के क्रिकेट खेला ही नहीं, वो तो परफॉर्म कर बाहर होता रहा। अब अगेन मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैंने उस दिन मुंह पर कह दिया, आपकी अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, मुझे फवाद आलम की बैटिंग उतनी नहीं पसंद जितनी औरों की शायद पसंद हो, लेकिन भाई उसका हक है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट तुम्हारी है जहाँ वो परफॉर्म कर रहा है, तो अब तुम्हें ही खिलाना है उसको। बहरहाल यार, वीडियो बहुत लंबी हो गई, अगर आप मुझसे पूछें तो इंग्लैंड अपने पोटेंशियल पर खेल जाए, फॉरगेट अबाउट एंडरसन, फॉरगेट अबाउट ये अपना बेन स्टोक्स, जो नए लोग आएंगे वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उनको पॉइंट्स प्रूव करने हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान को इस सीरीज़ में वाइट वॉश पड़ सकता है, बट ऑल डिपेंड्स ऑन इंग्लैंड और जो रूट्स एटीट्यूड, कि यार जो रूट का एटीट्यूड क्या होता है, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि तो बहुत ख़राब प्लेयर हो गया है और बाबर आजम इससे बड़ा प्लेयर हो गया। भाई शॉट्स अच्छे प्लीजिंग लगने से आइस को आप बड़े प्लेयर नहीं हो जाते हो कि 2 शॉट्स आपके अच्छे हैं, या आपका ऑफ स्टम्प का प्ले इस तरह का है कि आप वो स्टिल हेड के साथ बैक फुट पर पंच मार देते हो, स्क्वायर ड्राइव मार देते हो, या फ्रंट फुट वाला आपका कवर ड्राइव बड़ा अच्छा है। तो ये 2-3 शॉट्स खेलने से आपकी ये साख नहीं बननी चाहिए। आपकी साख तब बननी चाहिए जब आपका 150-200 जो है वो टीम को फाइनल इनिंग में फिनिश कराए, जब क्रिस वोक्स जैसा बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि कभी कभी बैटिंग करता है, उसने खुद भी नहीं सोचा होगा कि मैं आने वाले 2 साल में कभी ऐसा मैच भी जितवा दूंगा, पूरे वक्त वो हटता है, आप उसको लेंथ पे कट देते रहे या यूँ ड्राइव देते रहे, वो ऐसे ही मारता रहा, ऐसे ही मारता रहा। आप ना उसके पास क्लोजर टू द स्टम्प्स आए, ना आपने उसको आगे से मिडिल ऑफ स्टम्प और मिडिल स्टम्प पे चेक किया कि क्या उसके पास सीधा ड्राइव है। लाइक गुड बैट्समैन उसके पास नहीं होगा ये शॉट इतना अच्छा, आपने उसको इस एरिया में चेक नहीं किया, आपने उसे यहाँ चेक नहीं किया, ये वाली आपने शॉर्ट बॉलिंग की है, यानी कि वो वाली शॉर्ट बॉलिंग की है बैक ऑफ द लेंथ। वो आपने जो अग्रेसिव शॉर्ट बॉलिंग थी ना, वो यहाँ जो जिसमें एक्स्ट्रा बाउंस आता है चेस्ट हाई वाली, वो बॉलिंग भी ट्राई आउट नहीं हुई, स्पिनर्स लगाए, बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ यार, आप लोग बड़ी मोहब्बत देते हैं, और आप लोगों ने हाँ बड़ा ये भी लिखा कि यार ये वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बड़ी फंटास्टिक है, परफेक्ट है, तो मैं मशकूर हूँ भाई। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यकीनी तौर पर मेरी पुरानी गुडविल की वजह से तो नहीं होगा, अच्छा मुझे काम करना पड़ेगा, तो उसी पे आप लोग भी फिर चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, ये ह्यूमन नेचर है और मैं इस पर बिल्कुल भी गिला नहीं करता। तो अगर अब आपको लगता है कि वीडियो और ऑडियो क्वालिटी में यहाँ जिस जगह पर मैं अभी बना रहा हूँ वीडियोज़ अच्छा फील आ रहा है, तो आप लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप्स में कीजिए, हर तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक दीजिए और बताइए आप लोग क्या देखते हैं। मैं आप लोगों की लाइकिंग के लिए, मैंने तो आपको क्रिकेट का अहवाल सुना दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट तबाही की तरफ है, फिर से ये मिसबा इज़म आ गया, ये फिर तबाह कर देंगे। मैं हैरान हूँ कि फिर से वकार यूनिस आ गए, फिर से मिसबा आ गए। वकार यूनिस आते हैं जो रिवर्स स्विंग यॉर्कर्स के बादशाह थे, तो ये बॉलर्स तो यॉर्कर्स ही नहीं करा पाते। शाहीन आफरीदी ने कितने यॉर्कर कर लिए, करता था वो यॉर्कर, राउंड द विकेट चला जाता है वो चंद बोले करके। मतलब कप्तान में इतनी अहलियत नहीं है, वो उससे पूछे बेटा टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग हो रही है, तू राउंड द विकेट चला जाता है, उसको सीधा दिखने लगता है, तू यहाँ से दिखेगा तो वो अनसर्टेन रहेगा कि कौन सा बॉल तेरा एंगल में जाएगा, शायद कोई वापस भी आ जाए, और करता है वो ऐसी बॉलिंग। लेकिन बहरहाल कॉन्फिडेंस लो है, यहाँ पे चौड़े में मर रहे। ए कैटेगरी दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शाहीन आफरीदी को, लेकिन आई थिंक कि उसकी बॉलिंग में भी शदीद किस्म की वीकनेसेस हैं। और सत श्री अकाल, आदाब, इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मिलता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट सही डायरेक्शन में नहीं है, एक आधा जीत भी हो गई, मैं फिर भी यही कहूँगा। शुक्रिया।